हेलो एवरीवन। चलो शुरू करते हैं इस स्टोरी का एक नया एपिसोड। और तुम सब तुम्हारे कानों में ईयरफोन ज़रूर से लगा लेना, क्योंकि स्टोरी को अच्छी तरह समझने के लिए ईयरफोन ज़रूरी है। और चलो शुरू करते हैं एक नया सफ़र। अब आगे माही अपने कमरे में लेटी सोच रही थी कि अब तक उन लोगों से यहाँ कुछ भी नहीं करवाया गया। 2 दिन से वह बस घूम रहे हैं। उसे अथर्व के इंस्ट्रक्शन भी फॉलो करने थे, इसलिए जब अवनी और माहिरा शॉपिंग के लिए गई थी तो उसने जाने से मना कर दिया था। वह अब सोचने लगी कि अथर्व अफगानिस्तान क्यों पहुंचा। तभी खट की एक आवाज हुई और माही चौंकते हुए उठ बैठी। वह खिड़की की तरफ देखते हुए बोली, कौन है वहां? तभी लाइट चली गई और कमरे में अंधेरा फैल गया। माही के डर से पसीने छूट गए। तभी किसी के वक्त हाथों ने माही का मुंह बंद कर दिया और कहा, शशिश माही, मैं हूँ अथर्व, हमें यहाँ से निकलना होगा, चलो जल्दी। माही उससे बोली, पर क्यों, बता क्या बात है अथर्व। तभी लाइट जल गई और सामने अवनी खड़ी थी। वह अथर्व से बोली, अथर्व तुम यहाँ पर अचानक कैसे? तब अथर्व ने अपनी बंदूक निकाल और अवनी पर तान दी और कहा, खेल खत्म हो गया है। अवनी उर्फ मुस्कान। तभी माही हैरानी से बोली, कौन मुस्कान? अथर्व ये सब क्या है? अथर्व ने माही को दरवाजे की तरफ धकेल दिया और कहा, माही बाहर जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। लेकिन तभी अवनी चिल्लाते हुए बोली, माही मुझे छोड़कर मत जाओ। अथर्व पागल हो चुका है, देखो आतंकवादियों के बीच में आया है, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ आ जाओ माही प्लीज। तभी अथर्व ने कहा, माही बाहर जाओ। माही कंफ्यूज हो गई थी कि पर भरोसा करें और किस पर नहीं। एक तरफ अथर्व था जिसे वह अभी महीने भर पहले मिली थी और दूसरी तरफ अवनी जो 7 महीने से उसकी दोस्त है, इसीलिए ही वह अवनी की तरफ बढ़ गई। लेकिन जैसे ही माही अवनी के पास पहुंचती तभी उसके मुंह पर एक स्प्रे हुआ और वह बेहोश होकर गिर गई। अवनी ने उसके सिर पर बंदूक रख दी और कहा, बड़ी देर लगा दिया अथर्व जानने में कि मैं कौन हूं। तब अथर्व गुस्से से बोला, एक मासूम लड़की का भरोसा जीत कर तुम यहाँ उसे ले आई क्यों? तब अवनी बोली, इतना आसान थोड़ी था अथर्व, 7 महीने पहले मुझे इसी से इस लड़की और इसके बाप पर नजर रखने के लिए भेजा गया था। मैंने इसे दोस्ती की और अपना काम करती रही, लेकिन फिर तुम आ गए और सब बिगड़ता चला गया। और क्या तुम नहीं जानते, हमारे प्रोफेशन में प्यार दोस्ती के लिए कोई जगह नहीं होती। तो अब अपनी बंदूक नीचे रखो वरना माही मारी जाएगी। अथर्व धीरे धीरे बंदूक नीचे रखने के लिए झुक रहा था। तभी कमरे की लाइट फिर से चली गई और अथर्व ने छत से अवनी पर गोली चलाई। उसके साथ लाइट जल गई और सोहेल और आयशा अंदर दाखिल हुए। नीति बाहर नजर रखे हुए थे, लेकिन अवनी वहां से भाग चुकी थी। कुछ देर बाद माही को लेकर अथर्व लोग गंधार पहुंचे। वह बेहोश थे। अथर्व बोला, एक काम करते हैं, माही को इंडिया पहुंचा देते हैं। तब सोहेल बोल, पर कैसे? तब अथर्व ने कहा, मैं देखता हूं। अथर्व ने अपना फोन निकाला और किसी को फोन किया और बात करने लगा। उसने जैसे ही फोन काटा तभी सोहेल बोला, लेकिन ये तो इलीगल होगा। तब अथर्व बोला, बात बस उसे लेवल की नहीं रही जहां हम प्रोटोकॉल फॉलो करें। और नीति तुम उसके साथ जाओगे और माही को सब समझा देना, पासपोर्ट उसके पास ही होगा। और हाँ, एम्बेसी में भूलकर भी कांटेक्ट मत करना, हम भी मदद के लिए किसी को कांटेक्ट करेंगे। तब सोहेल ने कहा, और हम किस संपर्क करेंगे और कैसे करेंगे? अथर्व तब अथर्व बोला, एक काम करो यार, पहले तो खाना अरेंज करो। 1 दिन हो गया है मुझे खाना खाए हुए, मैं अब ज्यादा नहीं चल पाऊंगा। अगर मेरी एनर्जी गई तो पूरा दिन निकल जाएगा मुझे ठीक होने में। तो सोहेल खान अरेंज करने चला गया। वहीं नीति माही को लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल गई। अथर्व ने भी वह जगह छोड़ दी और ऐसा को लेकर वहां से बाहर निकल ही था कि तभी उसके सर पर एक भारी सी चीज से प्रहार हुआ और वह बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर गया। अथर्व की जब आंख खुली तो वह किसी कमरे में पड़ा हुआ था। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। उसने देखा तो ये बंद कमरा था और उसके सामने 15-20 लोग हथियार लिए हाथ में खड़े थे। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, होश में आ गए तुम? अथर्व नहीं देखा तो वह कोई 35 से क्या आप पास का आदमी था, रहमान। उसे देखकर हंसते हुए बोला, इंग्लिश और हिंदी? अथर्व से घूरते हुए बोला, क्या? तब वह आदमी जिसका नाम रहमान था उसने कहा, ओके चलो हिंदी में बात करते हैं। नाम अथर्व सूर्यवंशी उर्फ अथर्व ठाकुर, सन ऑफ राकेश ठाकुर, उम्र 25 साल। अथर्व का चेहरा टमटमा गया। खुद को राकेश का बेटा सुनकर वह गुस्से में कुछ बोलना, तभी रहमान ने कहा, वेल हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तो चुपचाप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन और लीड जो भी बनाई है सब कुछ हमें बता दो। तो अथर्व बेचारा बनते हुए बोला, देखिए आप क्या और किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो कॉलेज स्टूडेंट हूँ और यहाँ बस घूमने आया हूँ। तब रहमान ने कहा, तो तुम नहीं बताओगे? देखो बच्चे मेरे सामने मरे हुए भी बोलने लगते हैं, तो तुम क्या चीज हो? तो अथर्व वापस बोला, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। तब रहमान
ने कहा माही गर्ग कहाँ पर है, उसे तो जानते हो ना। तो अथर्व चुप हो गया। तब रहमान ने कहा चलो तुम्हें एक चीज दिखाते हैं। उसने एक रिमोट का बटन दबाया तो सामने एलईडी पर प्रोफेसर गर्ग को सोने न देने के लिए उनकी आंखों में बहुत सारी स्ट्रांग लाइट्स लगाई हुई थी। तब रहमान ने कहा 3 दिन से सोए नहीं है, यह इनका टॉर्चर और बढ़ जाएगा। अगर इन्होंने वह फॉर्मूला और सॉफ्टवेयर हमें नहीं दिया तो इनका टॉर्चर और बढ़ जाएगा। तब अथर्व बोलो माही कहा है। तब अथर्व गुस्से से बोल कौन सा ग्रुप है तुम्हारा और मकसद क्या है। तब रहमान बोला सवाल हम करेंगे। अथर्व तभी रहमान अमरीश से बोला कि लड़का किसी काम का नहीं है, उड़ा दे क्या इसे। फिर वह अथर्व से बोल जेडेक्स वर्ल्ड नाम है हमारे ग्रुप का और प्रोफेसर का सॉफ्टवेयर मिलते ही अमेरिका समेत कई देशों का सफाया होगा, यही सुनना चाहता था तो अमरीश ने कहा इसे नहीं उड़ा सकते रहमान, ये लड़का इंडियन गवर्नमेंट से डील करने के लिए काफी हेल्प करेगा। तो चलो ठीक है, इसे कल देखेंगे, आज तो जिसे मनाएंगे। ये कहकर सब लोग हंसते हुए वहां से बाहर निकल गए। दिल्ली में जयराज किसी से फोन पर बात कर रहे थे। वह बोले जी आप लोग हेल्प भेजिए, हम भी इधर से मदद भेजते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हेल्प। उन्होंने फोन काटा और डिफेंस सेक्रेटरी को फोन मिलाकर कुर्सी पर धम्म से बैठ गए। डिफेंस सेक्रेटरी ने फोन उठाया तो ये जयराज जी बोलकर एक बुरी खबर है। तब डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा क्या बात है जयराज। तब उन्होंने कहा अंगद और आदि से ज्यादा टीम शहीद हो गई है, शायद इंडियन एम्बेसी से इन्वॉल्व थी। अथर्व कुछ 3 लोगों के साथ मिशन को आगे लेकर जा रहा है। इजराइल गवर्नमेंट से जॉइंट मिशन के लिए अथर्व ने रिक्वेस्ट की है, हम भी मदद भेज रहे हैं। तब डिफेंस सेक्रेटरी बोले वेरी गुड, लेकिन ये बहुत बड़ा मिशन होने वाला है, नाटो को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, पीएम को जानकारी देनी होगी। ने कहा जी सर, लेकिन इसे अथर्व के घर वालों को पता चल जाएगा और जहां तक मुझे लगता है ये लड़का बिना अपने घर वालों को इन्फॉर्म किए हुए गया है, उसकी फैमिली मेंबर पैनिक हो जाएंगे और अथर्व की वाइफ तो प्रेग्नेंट भी है। आप अगर बात करेंगे तो प्लीज कोशिश कीजिएगा कि गृह मंत्री जी के अलावा और किसी को भी यह बात बताना चले। जयराज्य किसी से फोन पर बात कर रहे थे। वह बोले जी आप लोग हेल्प भेजिए, हम भी इधर से भेजते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हेल्प। उन्होंने इतना कहकर फोन काटा और डिफेंस सेक्रेटरी को फोन मिलाकर कुर्सी पर धम्म से बैठ गए। डिफेंस सेक्रेटरी ने फोन उठाया तो जयराज जी ने कहा सर, एक बुरी खबर है। तब डिफेंस सेक्रेटरी बोल क्या बात है जयराज। तब उन्होंने कहा अंगद और आदि से ज्यादा टीम शहीद हो गई है, शायद इंडियन एम्बेसी इन्वॉल्व थी। अथर्व कुछ 3 लोगों के साथ मिशन को आगे लेकर जा रहा है। इजराइल गवर्नमेंट से जॉइंट मिशन के लिए अथर्व ने रिक्वेस्ट की है, हम भी मदद भेज रहे हैं। तब डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा वेरी गुड, लेकिन ये बहुत बड़ा मिशन होने वाला है, नाटो को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, पीएम को जानकारी देनी पड़ेगी। तब जयराज जी बोले जी सर, लेकिन इससे अथर्व के घर वालों को पता चल जाएगा और जहां तक मुझे लगता है ये लड़का बिना अपने घर इन्फॉर्म किए गया है, उसकी फैमिली मेंबर पैनिक हो जाएंगे और अथर्व की वाइफ तो प्रेग्नेंट भी है। आप अगर बात करें तो प्लीज कोशिश कीजिएगा कि गृह मंत्री जी के अलावा और किसी को ये बात पता ना चले। ये सुनकर डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा मैं कोशिश करूंगा और इंडियन एम्बेसी को तुरंत डीएक्टिवेट करो और सबको अरेस्ट करो और हाँ, अथर्व और बाकी बच्चों से कांटेक्ट करने की कोशिश करो। तब जयराज जी बोले बच्चे शायद एमएससी के डबल क्रॉस की वजह से कांटेक्ट ना करे सर। तब डिफेंस सेक्रेटरी बोले फिर भी कोशिश करो जयराज, बच्चे हमारी जिम्मेदारी है। वहीं दूसरी तरफ आधी रात होने वाली थी। अथर्व का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। वह डेविल से बोला डेविल क्या करें अब, अगर प्रोफेसर को कुछ हो गया तो। तब डेविल ने कहा इजराइल से मदद आए तब तक तो संभालना ही होगा। अर्थ वैसे तुमने अच्छा किया था जो अकेले होते ही वहां मैसेज कर दिया था। तब अथर्व याद करने लगा जब वह कुछ देर के लिए सोहेल और दोनों लड़कियों से अलग हुआ था, तब उसने मैसेज के जरिए इसराइल कांटेक्ट किया था, जिसके बारे में अंगद चौहान ने उसे बताया था। उसने अपनी घड़ी से एक पिन की मदद से एक चिप निकाल कर फेंक दी। तब वह सोचने लगा कि क्या करे। तब डेविल ने कहा वह लोग किसी भी वक्त आएंगे और हमला करेंगे। तब अथर्व ने कहा प्रोफेसर को कहाँ रखा होगा। तब डेविल ने कहा हाथ खोलने की कोशिश करो। और तब अथर्व ने कुछ देर तक कोशिश की और वह कामयाब भी हो गया। उसने आसपास देखा तो वहां कोई कैमरा नहीं था और वह निहत्था भी था, तो वह दबे पांव उसे कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ रेगिस्तान और जंगल के पीछे छिपे एक शख्स की घड़ी में लाइट जलकर बंद हुई। तब वह आदमी बोला कर अटैक करने का मैसेज आ चुका है। तब दूसरा आदमी बोला ठीक है, इजराइल और इंडियन फोर्स जमीन से फायरिंग शुरू करेंगे और अमेरिका फोर्स एयर स्ट्राइक करेगी। सब लोग तैयार थे, चारों तरफ से हथियारों की लोडिंग शुरू हो चुकी थी, बस एयर स्ट्राइक का इंतजार था। लगभग 15 मिनट बाद अमेरिकन फाइटर प्लेन की आवाज से आसमान थरथरा उठा। प्लेन ऊपर से वॉच टावर को निशाना बनाकर निकल गए और सारी फोर्सेस चारों तरफ से घेरते हुए छिपते हुए आगे बढ़ रहे थे।
वही अथर्व उसे कमरे से निकल ही था कि तभी किसी ने उसे कंधे से पकड़कर वापस कमरे में धकेल दिया। अथर्व नीचे जा गिरा और उसकी आंखों में खून उतर आया, आंखें गहरा गई। वह पीछे घूम तो देखा, कोई और नहीं अमरीश था। अथर्व उसे भयानक नजरों से घूरते हुए उठ गया और गुस्से से कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब अमरीश अथर्व को झिंझोड़ते हुए बोला। अथर्व होश में आओ। डेविल उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था, लेकिन अथर्वा ने पुरजोर कोशिश लगाकर डेविल को कंट्रोल कर लिया था और कहा, क्या है? तब अमरीश उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोला, मैं अमरीश हूँ अथर्व, तुम शायद मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तब अथर्व बोला, तुम देश के दुश्मन हो जो चंद पैसों के लिए इन लोगों के हाथ बिक गए। तब अमरीश ने कहा, अच्छा, अगर मैं ऐसा कुछ करता तो तुम और प्रोफेसर दोनों अब तक जिंदा ही नहीं होते। उसकी बात सुनकर अथर्व उसे घूरने लगा तो अमरीश बोला, मैं तुम्हें समझाता हूँ लेकिन उससे पहले ये जान लो कि यह सब 10 साल पहले से शुरू हुआ था। जेडएक्स का कमांडर रहमान, प्रोफेसर आनंद गर्ग और यहाँ की इंडियन एम्बेसी ने ये प्लान मिलकर बनाया था। वह आगे बोला, प्लान ये था कि एक ऐसा सिस्टम जो किसी भी देश के न्यूक्लियस बम को कंट्रोल कर सके। इसके लिए फंड्स चाहिए था। इलीगल तरीके से फंड आते रहे लेकिन सीआईए और रो को इसकी की भनक लग गई। उन्होंने मामले को छुपाने की कोशिश भी की लेकिन सफल नहीं हो सके। अब तक ये सब काम सरकार को ये यकीन दिलाने के लिए किया जा रहा था कि इस सॉफ्टवेयर पर भारत सरकार का हक होगा, पर जब सॉफ्टवेयर रेडी हो गया तो प्रोफेसर ने भारत सरकार को नहीं बताया, उल्टा उसने अपनी जान का खतरा होने की बात बता दी। 2-3 नकली फोन कॉल्स हुए और तुम्हें इस मिशन में घसीट लिया गया। तुमने आते ही बने बनाए प्लान पर पानी फेर दिया। प्रोफेसर ने मुझे, प्रिंसिपल जोया जिसे तुम अवनी कहते हो, और मोनिका, हम सबको तुम्हारे साथ लगा दिया गया। जब तुम सब कुछ सोचते हुए आगे बढ़ते रहे तो उन्होंने खुद को अगवा करवाने का ड्रामा रचा ताकि यहाँ वह इस सॉफ्टवेयर को एक बार जांच ले और दूसरे देशों में उसका सौदा कर सके। लेकिन तुम यहाँ भी आ गए और अमर को भी खत्म कर दिया। तुम्हें यहाँ इसलिए लाया गया है ताकि तुम उनका कोई काम ना बिगड़ो। एक बार दिल हो गई, पैसे आ गए तो प्रोफेसर गायब, जेडेक्स बट गायब और तुम्हारे सर में एक गोली, ताकि तुम्हारे दादा गृह मंत्री को पता चलते ही रोग का सफाया हो जाए और सब खत्म। अथर्व सब कुछ सुनकर भौचक्का सा रह गया। इतना बड़ा इंटरनेशनल षड्यंत्र उसने अमरीश को घूर कर देखा। तब अमरीश ने कहा, मुझे पता है तुम यही सोच रहे हो कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ, लेकिन इतना जान लो, मैं उन लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि मैं उनके साथ हूँ तुम्हें कई बार करने के लिए कहा है, लेकिन तुम्हें कुछ हुआ। तब अथर्व बोला, कौन हो तुम? तब अमरीश बोला, ये बात में जान लेना, अभी उसे रहमान, प्रोफेसर गर्ग और बाकी सबको पकड़ना जरूरी है। मैं जानता हूँ तुमने फोर्सेस बुलाई है, जल्दी करो। तभी अथर्व बोला, लेकिन तुम्हें मैं भागने नहीं दूंगा, यू आर अरेस्टेड। लेकिन तभी बाहर से गोलियों की आवाज आने लगी। अथर्व पीछे मुड़कर देखने लगा और बोला, लगता है वह लोग आ गए। वह पीछे पलटा तो देखा अमरीश गायब था। अथर्व के पास टाइम नहीं था। अमरीश के मुताबिक प्रोफेसर और रहमान दोनों में अंतर, तो वह उनकी तलाश में निकल गया। अथर्व कमरे से निकलकर बाहर आया तो कुछ दूरी पर पड़े प्रोफेसर गर्ग को देखकर रुक गया, जो खून से लटपट पड़े हुए थे। वह अथर्व को आवाज देने लगे तो अथर्व उनके पास गया और उन्हें उठाकर इस कमरे में लेकर आया जहां से वह भागा था। उसने प्रोफेसर गर्ग को लेट आया ही था, तभी पीछे से रहमान बोला, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं आप प्रोफेसर। अथर्व नहीं देखा तो रहमान के साथ 2 लोग और थे और प्रोफेसर भी उठकर खड़े हो गए। डेविल अथर्व से बोला, मतलब वह अमरीश सही बोल रहा था? तब प्रोफेसर गर्ग बोले, मुझे पहले से पता था कि तुम रो एजेंट हो। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था बेटा, क्योंकि तुम्हारे जरिए रो के प्लान को पता करना चाहता था। चलिए अब शुरू करते हैं। अब आगे अमरीश ने अथर्व को बहुत कुछ बताया था और वह वहां से एकदम से गायब हो गया। अथर्व को समझ नहीं आया कि वह उसे पर विश्वास करे या नहीं। अथर्व कमरे से निकाल कर बाहर आया तो कुछ दूरी पर पड़े प्रोफेसर गर्ग को देखकर रुक गया, जो खून से लटपट पड़े हुए थे। वह अथर्व को आवाज देने लगे तो अथर्व उनके पास गया और उन्हें उठाकर इस कमरे में ले आया जहां से वह भागा था। उसने प्रोफेसर गर्ग को लेट आया ही था कि तभी पीछे से रहमान बोला, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं आप प्रोफेसर साहब। अथर्व ने देखा तो रहमान के साथ 2 लोग और थे। प्रोफेसर भी उठकर खड़े हो गए। डेविल अथर्व से बोला, मतलब वह अमरीश सही बोल रहा था? तब प्रोफेसर गर्ग बोले, मुझे पहले से पता था कि तुम रो एजेंट हो। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था बेटा, क्योंकि तुम्हारे जरिए मैं रॉ प्लेन को पता करना चाहता था, लेकिन तुम बहुत चालाक हो। खैर, अब अपनी टीम से कहोगे ये हमला रोक दे? अथर्व प्रोफेसर गर्ग से बोला, और आपको लगता है मैं ऐसा करूंगा? माही के बाप है आप, वरना कसम खाकर कहता हूं वह मौत देता आपको कि कोई आतंकवादी बनने की सोच से भी काम जाता।
तभी रहमान ने अथर्व पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन पीछे से उन पर फायरिंग शुरू हो गई। रहमान और प्रोफेसर गर्ग जमीन पर पड़े अपनी अंतिम सांस ले रहे थे। प्रोफेसर गर्ग अथर्व से अटकती हुई सांसों को संभालते हुए बोले, अथर्व, माही को मत पता चलने देना कि मैं टेररिस्ट था। और फिर तभी उन्होंने दम तोड़ दिया। अथर्व बिना किसी भाव की उन्हें देख रहा था। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, मिशन ओवर कर, जिससे अथर्व चौंक गया, क्योंकि सामने अमरीश कमांडो उसके साथ खड़ा मुस्कुरा रहा था। गंधार में पूरे एरिया को कब्जा कर लिया गया। रहमान गोलीबारी में मर गया और बाकी सब भी इंडियन, अमेरिकन और इसराइल फोर्सेस वापस चले गए थे। सोहेल और आयशा वापस इंडिया चले गए। सिर्फ अथर्व अमरीश के कहने पर रुक गया था। कुछ देर तक बातचीत के बाद अमरीश बोला, मैं भी एक एजेंट हूँ अथर्व, लेकिन इंडियन नहीं, CIA के लिए काम करता हूँ। तुम अगर नहीं होती तो प्रोफेसर कामयाब हो जाता, तब सब कुछ खराब हो जाता, ना जाने कितने देर तबाह हो जाते। थैंक यू सो मच। तो अथर्व हल्के से मुस्कुराया। मिशन सफल हुआ था, लेकिन इन सब में अंगद चौहान और बाकी का एजेंट शहीद हुए थे। उसके बाद अथर्व वापस इंडिया लौट आया था। 3 दिन बाद दिल्ली में एक 5 स्टार होटल में चश्मा मनाया जा रहा था। सब अथर्व को सराह रहे थे। करणवीर जी और राजपाल जी भी आए हुए थे। अथर्व की मदद के बदले विनोद जी को राजपाल जी से मिला दिया गया था। राजपाल जी अपने बेटे को इतने सालों के बाद देखकर भावुक हो गए थे। विनोद जी के एक पेड़ से अपाहिज हो गए थे, शायद किसी मिशन में वह जख्मी हुए थे। अथर्व करणवीर के साथ खड़ा था जब विनोद जी जाकर उनके गले लग गए। करणवीर जी ने उसकी पीठ थपथपाई। उनकी नजर जब अथर्व पर पड़ी तो वह उसकी तरफ देखने लगे तो करणवीर जी बोले, प्रीतम का छोटा बेटा, तेरा भतीजा। अथर्व उनके गले से लग गया और कहाँ चली चाचा जी? घर। वहाँ प्रीतम पापा जूते से आपको कूटेंगे और फिर आपका हाल चाल लेंगे। तो विनोद जी मुस्कुरा दिए। तभी अथर्व का ध्यान तेरा जयराज जी और डिफेंस सेक्रेटरी पर गया, जो बात कर रहे थे। जयराज जी थोड़े उदास थे क्योंकि टीम के आधी से ज्यादा मेंबर शहीद हुए थे। तब डिफेंस सेक्रेटरी उन्हें समझाते हुए बोले, जयराज, सब वैसा है जैसा होना चाहिए था और शहीदी एक पार्ट है हमारी जॉब का। शहीद भी होंगे और काम भी होते रहेंगे। हमें उन सब की शहीदी पर गर्व होना चाहिए, ना कि मायूस होना चाहिए। तभी उन्होंने अथर्व को आते देखा और चुप हो गए। अथर्व उनके पास जाकर उनके पैर छुए तो जयराज जी बोले, तुमने अमरीश के ऑफर के बारे में क्या सोचा है? तब अथर्व ने कहा, जी मैं अब किसी मिशन पर नहीं जाना चाहता। मेरी डार्लिंग बीवी मेरे चंगू मंगू को जन्म देने वाली है, तो मैं अपने बच्चों के साथ अपना बचपन दोबारा जीना चाहता हूँ। बाकी सफाई कर्मचारी तो मैं हमेशा रहूंगा वही। अथर्व को जयराज जी और डिफेंस सेक्रेटरी से बात करते देखा। विनोद जी करणवीर जी से बोले, प्रीतम के ऊपर तो नहीं गया ना लड़का? तो करणवीर जी बोले, उसे भी खतरनाक किस्म का बच्चा है, उसे 2 कदम आगे और सबकी नाक में दम कर देने वाला, जाकर देखना इसके करनामे। घर पर कुछ देर बाद अथर्व करणवीर जी, राजपाल जी और विनोद जी के साथ वहां से निकल गया अपने घर के लिए। सूर्यवंशी मेंशन। करणवीर जी शाम को जल्दबाजी में बाहर गए थे। उन्होंने किसी को नहीं बताया था कि वह अथर्व को लाने जा रहे हैं। लगभग 1 हफ्ता बीत गया था। अथर्व ने आराध्या से भी कोई बात नहीं की थी, जिसकी वजह से आराध्या भी परेशान थी। अथर्व हर दूसरे तीसरे दिन उसे फोन कर लेता था, लेकिन जब से वह वापस गया था तब से उसने एक फोन तक नहीं किया था। आराध्या की तबीयत पर भी असर पड़ रहा था। उसका बीपी लो रहने लगा था, जो कि उसके और बच्चों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। रात होने को आई थी। सब लोग करणवीर जी का डिनर के लिए वेट कर रहे थे। अक्षत बोला, दादू बात कर नहीं गई तो आप लोग फोन कर लेते, रुकिए मैं फोन करता हूँ उन्हें। अक्षत में फोन निकाला और करणवीर जी को फोन करने लगा। तभी प्रीतम जी बोले, उनका फोन उनके पिए के पास है और वह भी उससे भी साथ नहीं ले गए। तू क्या समझता है बंदर, दिमाग सिर्फ तुम में है। ये सुनकर धैर्य को अक्षत पर हंसी आ गई और वह नीचे मुंह करके हंसने लगा। अक्षत उसे घूरते हुए बोला, दिखा ले बेटा, दांत अर्थ आ जाएगा तो तेरे सारे दांत निकाल देगा जब मैं उसे बताऊंगा कि पुणे जाने की सोच रहा है तू। तब धैर्य मुंह बंद करते हुए बोला, मैं बस कुछ दिनों के लिए जाना चाहता था। तभी प्रीतम जी बोले, और वहां जाकर अपने जख्मों को हरा करना चाहते हो? अर्थ के आने के बाद तुम कहीं नहीं जा पाओगे। तब प्रिया जी आराध्या से बोली, आराध्या बेटा तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? इस हालत में टेंशन नहीं लेते। तब आराध्या बोली, माँ अर्थ का जाने के बाद से कोई फोन नहीं आया है, मैं बस इसीलिए परेशान हूँ। पहले तो वह 2-3 दिन में फोन कर लेता था। तो प्रिया जी भी परेशान होने लगी। तभी प्रीतम जी खड़े होते हुए बोले, पापा आप आ गए, बुढ़ापे में इधर उधर घूमना अच्छी बात नहीं होती। यह सुनकर करणवीर जी ने उन्हें घूरा तो अक्षत और धैर्य हंस पड़े। राजपाल जी करणवीर जी के पीछे से हंसते हुए आगे आए और कहा, नालायक, तूने ही उस कनखजूरे को बिगाड़ा है।
तब प्रीतम जी उनसे भी बोले, अच्छा तो आप दोनों बुढ़े कहीं किसी पार्क में बुढ़िया पर लाइन तो नहीं मार रहे थे। राजपाल जी का ये सुनकर मुंह बन गया और इस बार सब लोग हंस पड़े। तभी करणवीर जी के पीछे से आवाज आए, और बुढ़ियों पर लाइन मारने की क्या जरूरत है, मेरी ब्यूटीफुल दादी है ना, उन पर डोरे डाल दो। प्रीतम जी राजपाल जी और करणवीर जी को सुन रहे थे। तभी पीछे से आवाज आए, और बुढ़ियों पर लाइन मारने की क्या जरूरत है, मेरी ब्यूटीफुल दादी है ना, उन पर डोरे डाल लो। करणवीर जी के पीछे से अथर्व की आवाज सुनकर सब लोग चौंक गए। तभी अथर्व सामने आकर कूदा और कहा, आप सबका राज दुलारा आ गया, मिशन को पूरा करके अब सबके सीने पर मत डलूंगा। अथर्व को देखकर प्रिया जी और आराध्या उसकी तरफ तेजी से बढ़ गई। अथर्व आराध्या से बोल, डार्लिंग बीवी संभल कर, मैं अब कहीं नहीं जा रहा। प्रिया जी अथर्व को गले लगाकर बोली, कुछ दिनों से मेरा ललिता दीदी का और विद्या दीदी का मन बहुत पहचान था, जैसे तू किसी खतरे में है। सबको नहीं बताया था कि सब लोग और आराध्या परेशान ना हो जाए, लेकिन आराध्या वह खुद अपनी बीपी घटा कर बैठी है। अब हम तुझे घर में बांध कर रखेंगे, कहीं नहीं जाने देंगे। तब अथर्व आराध्या के पास जाकर सबके सामने उसका गाल चूमते हुए बोला, अपन अब कहीं नहीं जाएगा, खुद अपनी डार्लिंग बीवी का ख्याल रखेगा तो अब हम सबको टेंशन देंगे। अथर्व प्रीतम जी के पास गया और उनके कंधे पर बंदर की तरह लटकते हुए कहा, पापा मेरे था इंतजार जिसका वह आ गया, आपका यार आ गया। फिर उनके कान में धीरे से पापा चप्पल निकाल कर कूद डालो उन्हें। प्रीतम जी यह जानकर जम गए कि उनका बचपन का दोस्त विनोद आ गया है। विनोद जी लंगड़ाते हुए करणवीर जी के पीछे से सामने आए तो प्रीतम जी उसे देखते रह गए, कितना खेलते थे वह बचपन में साथ में, और कॉलेज टाइम में प्रिया जी की तरफ देखने वालों को कितना पीटते थे दोनों। प्रीतम जी ने सच में चप्पल निकली तो विनोद जी बोले, मैं वापस जा रहा हूँ। वह वहां से भाग भी नहीं सकते थे। प्रीतम जी जल्दी से उनके पास गए और बोले, मन तो सच में कर रहा है तुझे कूटने का, लेकिन तेरी यह टांग, अगर तू उसे एजेंसी में फंस गया था तो मुझसे कांटेक्ट कर लेता, एक बार उसे एजेंसी की ऐसी की तैसी कर देता मैं और तुझे वहां से निकाल लेता। तभी प्रिया जी बोले, उसे बैठने तो दीजिए, कब तक खड़ा रखेंगे, विनोद आओ यहाँ बैठो। सब लोग सोफे पर बैठ गए। अथर्व नहीं आराध्या की तरफ देखा तो वह उसे ही देख रही थी। तभी उसने दूर से एक किस व्यक्ति द्वारा आराध्या ने गुस्से से मुंह घुमा लिया। विनोद जी अथर्व को देखकर प्रीतम जी को घूरते हुए बोले, यह अक्सर तेरा सगा बेटा है ना, मतलब तेरी सारी हरकतें तो छोटे बेटे में आ गई, सरेआम बेशर्मी दिखा रहा है। तब अथर्व उनसे बोलना, अपनी बीवी को दूर से ही तो मना रहा हूँ, इसमें बेशर्मी कैसी, और आप मेरी माँ को देख रहे हैं, वह बेशर्मी नहीं है। तब विनोद जी खड़े होकर बोले, बदतमीज लड़के, वह दोस्त है मेरी। तब अथर्व बोला, बैठ जाए वरना कंधे पर लटक गया ना तो फिर आप घुटनों पर चलने लगेंगे, और मेरी माँ को भाभी माँ का कर बुलाए, अब तो आपकी दोस्त नहीं है। चलो डार्लिंग बेबी कमरे में चलकर गुटगू करते हैं, और माँ जल्दी से खाना लगा दीजिए, मुझे भूख लगी है। अथर्व आराध्य को लेकर कमरे में चला गया। वहीं प्रीतम जी विनोद पर हंस रहे थे। वह बोले, भाभी माँ वैसे मुझे भी वह प्रिया पर सरेआम लाइन नहीं माने देता, फिर तू किस खेती की मूली। तब विनोद जी बोले, बाद ही खतरनाक बच्चा है ये, रोहित बता रहे थे, उन्हें भी चमका देता था गुस्से में। वैसे तुमने उसे इतनी खतरनाक मिशन में घुसने क्यों दिया था, तुम्हें पता है जिस टीम के साथ यह अफगानिस्तान गया था उसमें से इसे और 3 लोगों को छोड़कर बाकी सब मारे जा चुके थे, और जो बच्चे हैं उनका कहना है कि उन्हें हर तरह से उसे जगह से दूर कर दिया था इसमें, और खुद अकेला आतंकवादियों की भीड़ में चला गया था। उसके साथ कुछ भी हो सकता था, इसलिए दोबारा उसे ऐसे मिशन से दूर रखना होगा। अब जाकर प्रिया जी को अपनी बेचैनी का कारण समझ में आया, और अक्षत और बाकी सब की तो जान ही सूख गई, यह सोचकर कि अथर्व इतने आतंकवादियों की भीड़ में अकेला था जिनके अंदर 1% भी इमोशंस नहीं होते, वह किसी को भी करने से पहले नहीं सोचते कि उनका कोई परिवार है। तभी करणवीर जी बोले, वह बस तुम्हें लाने के लिए इस मिशन में गया था, हम उनकी चाल में आ गए थे। अथर्व वहां जाते ही समझ गया था कि उसे जानबूझकर उसे रो वालों ने इन्वॉल्व किया था। तुम्हारी खबर हम तक पहुंचाए विल, अब वह कहीं नहीं जाएगा, अगर खुद भी जाना चाहेगा तो मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। वहीं दूसरी तरफ कमरे में आराध्या ने आज फिर अथर्व पर गुस्सा उतरा और फिर बोली, तुमने इतने दिनों तक फोन क्यों नहीं किया। तब अथर्व ने उसे सब कुछ बता दिया तो आराध्या बहुत गुस्से मैं आ गई और उसका कॉलर पकड़कर बोली, तुम मेरे और मेरे बच्चों के बारे में सोचे बिना इतनी खतरनाक जगह कैसे चले गए थे, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझसे बात मत करना तुम। आराध्या गुस्से में कैमरे से बाहर निकल गई। तब अथर्व देविल से बोला, ये तो नाराज हो गई। तब देविल बोला, कोई बात नहीं, मना लेंगे, और मुझे समय समय पर शिकार भी करना पड़ेगा वरना मैं शांत नहीं रहूंगा। तब अथर्व बोला, ठीक है। वह कमरे से बाहर निकाला तो सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। अथर्व भी जाकर वही बैठ गया। उसने आराध्या की तरफ देखा तो उसने मुंह फेर लिया। प्रीतम जी अथर्व से बोले, तो तुम अफगानिस्तान पहुंच गए थे, हमें बताकर भी तो जा सकते थे।
तब अथर्व ने कहा, फिर कौन मुझे जाने देता, बताए क्या आप जाने देते? प्रीतम जी चुप हो गए। तब करणवीर जी बोले, उसे प्रोफेसर पर तुझे जरा भी शक नहीं हुआ? तब अथर्व बोला, अब उसे ही तो सब प्रोटेक्शन दे रहे थे, कैसे पता था कि वही सारे खेल का मास्टरमाइंड निकलेगा? गुस्सा तो मुझे तब आया जब उसकी वजह से टीम के इतने मेंबर मारे गए। मुझे तो डेविल ने रोक लिया था, इसलिए मैं बच गया। डेविल की वजह से अथर्व की जान बच गई है सोचकर आज पहली बार सबको उसके अथर्व के अंदर होने पर खुशी हुई। तभी विनोद जी बोले, डेविल कौन? तब अथर्व बोला, कुछ लोगों का दुश्मन होता है डेविल, लेकिन मेरा दोस्त है। विनोद जी ने प्रीतम जी को देखा तो उन्होंने बाद में बताने का इशारा किया। उसके बाद सब सोने चले गए। रात के 10 बजे से, इसलिए सबने सुबह अथर्व से बात करने का सोचा। अथर्व आराध्य को मनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह एक तरफ करवट लेकर सो गई थी। अथर्व मन में बोला, ये तो कुछ ज्यादा ही नाराज हो गई है, अब वापस तो आ गया हूं ना, लेकिन ये तो सोचकर नाराज हो रही है जो हुआ ही नहीं। अथर्व ने झांक कर देखा तो आराध्या की आंखें बंद थी। उसने पीछे से उसे बाहों में भारत और आंखें बंद करके कहा, सुबह मना लूंगा, अभी सो लेता हूँ। कुछ देर बाद आराध्या को उसके खर्राटे सुनाई दिए तो वह तिरछी नजरों से उसे घूरने लगी। उसने करवट ली और आराध्या की बाजू पर सर रखकर उसे लिपटे हुए बोले, गधा कहीं का, कुछ भी करने से पहले सोचता तक नहीं है। वह भी अथर्व को देखते हुए सो गई। आज लगभग हफ्ते भर बाद उसे चैन की नींद आई थी। अथर्व सुबह उठा तो देखा 8 बजे बज गए थे। उसने आसपास देखा तो आराध्या वहां से नदारद थी। ब्रेकफास्ट का टाइम होने वाला था। अथर्व ने सोचा था कि वह ब्रेकफास्ट करके गाइड विद्या जी और ललिता जी के पास जाएगा, इसलिए वह नहा धोकर चकाचक हो गया और नीचे जाकर देखा तो दोनों परिवार वहां पहले से ही मौजूद थे। अथर्व दौड़कर अपने दोनों माओं के गले लग गया और बोला, माँ मैं तो अभी नाश्ते के बाद आने वाला था आप दोनों के पास, इसका मतलब मैं फोकट में ही नहा लिया। विराट जी ने उसकी गाल खींच दिया और कहा, कहाँ तेरे नहाने से तू दुनिया में पानी ही नहीं बचा होगा नालायक। तब अथर्व उनके बाजू पर चिपकती हुए बोला, मेरे खडूस पापा मुझसे जलते हैं ना आप, क्योंकि माँ मुझे आपसे ज्यादा प्यार करती है। तभी विराट जी बोले, कोई प्यार नहीं करती है विद्या, तुझे अगर करती तो साबित करके दिखा। तभी अथर्व बोला, माँ इन्हें तलाक दे दीजिए। सब लोग मजे से बैठे तमाशा देख रहे थे। अथर्व की बात सुनकर आधे से ज्यादा लोगों को खांसी आ गई। विनोद जी तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि अथर्व सुबह सुबह आए इन मेहमानों में से 2 जोड़ों को माँ पापा क्यों कह रहा है। तभी विराट जी अथर्व के कान खींचते हुए बोले, इधर आना लायक, मैं तेरा तलाक करवाता हूँ। तभी ललित जी ने अथर्व को अपनी गोद में खींच लिया और कहा, कनखजूरे अपने फेवरेट पापा से तो मिल ले। सब लोगों का अथर्व को बच्चों की तरह ट्रीट करना विनोद जी को अजीब लग रहा था। वही अथर्व में आसपास देखा तो आराध्या वहां भी नहीं थी। अथर्व ने पूछा तो पता चला वह वंशिका के साथ गार्डन में घूम रही है। वह बोला, माँ मैं अभी डाली बीवी को लेकर आता हूँ, फिर सब मिलकर नाश्ता करेंगे। ये कहकर अथर्व वहां से चला गया। उसके जाने के बाद विनोद जी बोले, माफ कीजिएगा सब पैसे। अथर्व बायोलॉजिकल किसका बेटा है आप तीनों में से? सब लोग शांत हो गए। तब करणवीर जी बोले, बायोलॉजिकल ही तो। अथर्व तीनों में से किसी का बेटा नहीं है विनोद, वह प्रीतम के जुड़वा भाई राकेश का बेटा है, जिसे प्रीतम ने गोद लिया है और उसे पालने में बाकी दोनों परिवारों का भी बराबर योगदान है। बस इतना समझ लो कि जैसे जिंदगी जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी अथर्व के लिए तीनों परिवार है। तब विनोद जी को बताया गया कि अथर्व कैसे उन सब तक पहुंचा। विनोद जी हैरान रह गए थे ये जानकर और बोले, फिर आज से मैं भी उसका पापा हूं। तो सब लोग मुस्कुरा दिए। तभी अथर्व दनदनाते हुए अंदर आया और ललिता जी से बोला, मन समझा लो, आपकी बहू को कल से आया हूँ और वह मुझे भाव नहीं दे रही, बताओ जो हुआ कि नहीं। उसे लेकर गुस्सा होकर बैठी है। मैं ठीक ठाक आ तो गया हूँ वापस, फिर भी क्यों गए थे अफगानिस्तान? तुम्हें कुछ हो जाता तो लगा रखा है कब से? अथर्व ने आखिर में आराध्या की नकल उतार कर कहा, यहाँ तक कि उसने कमर के आगे करके पेट पर हाथ रखकर सब कहा, जिससे सब लोग मुंह दबाकर हंसने लगे। तभी अथर्व ने आराध्या को आते हुए देखा तो वह जोर से बोल, अब तक 100-200 चुमिया भी नहीं करने दी है आपकी बहू ने। माँ इस बार सबने अपना मुंह ही छुपा लिया। आराध्या ने गुस्से से अथर्व को देखा और फिर सबको लाल चेहरा लिए वह
डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गई। उसके बाद सब लोग भी नाश्ता करने के लिए आ गए। अथर्व है कि बगल में बैठ गया और तिरछी नजरों से उसे घूरने लगा। तभी ललित जी बोली, बड़ा दुबला होकर आया है तो वहां से कुछ खाया पिया नहीं था क्या? तब अथर्व खुश होकर बोला, खाने से मुझे याद आया, मैं वहां वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है माँ। तो विद्या जी उसकी प्लेट में पराठा रखकर बोली, कैसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बेटा? तब अथर्व बोला, मैं वहां पर 2 दिन तक बिना खाना खा सरवाइव कर पाया था। अथर्व की बात सुनकर सब जोर से चिल्ला दिए, क्या आया? विनोद जी एक बार फिर चौंकते हुए बोले, इसमें इतना चिल्लाने की क्या बात है? मैंने कई बार हफ्ते तक बिना खाए बिताए हैं। तो अक्षत उनको जवाब देते हुए बोला, अंकल आप नॉर्मल इंसान हो, लेकिन ये गधा ही अगर एक टाइम का खाना ना खाए तो ये बेहोश हो जाता है। तो अब सोचिए 2 दिन और कुछ घंटे में कितना फर्क है। आराध्या ठीक कह रही है, इसे वहां जाना ही नहीं चाहिए था। मैं तो कहता हूँ कि हम सबको इससे नाराज हो जाना चाहिए। अक्षत नहीं सामने देखा तो अथर्व ने जाग उठा लिया था। वह गुस्से में बोल, चुप क्यों हो गया? कर अपनी बात पूरी, फिर मैं तुझे नाराज करता हूँ। कुत्ते, एक तो ये पहले से गुस्सा है और तू आज में घी डाल रहा है। रुक जा तू। फिर अथर्व ललित जी से बोल, पापा अभी के अभी इसका तलाक करवाए, इसकी शादी अब नहीं करवानी लक्षिता दी से। तो अक्षत एकदम से चुप होकर बैठ गया और खाना खाने लगा। सब लोग उसे पर हंस रहे थे। कुछ देर बाद सब सोफे पर बैठे थे। सब लोग विनोद जी से उनके एजेंसी में बीते सालों के बारे में पूछ रहे थे। तभी अथर्व उनसे बोला, मेरा एक सवाल है आपसे, आपने शादी क्यों नहीं की? तब विनोद जी बोले, शादी तो की थी मैंने अपनी टीम मेंबर अमीशा के साथ, लेकिन एक मिशन के दौरान वह शहीद हो गई थी। उसे मिशन में मुझे कुछ टेररिस्ट ने बंधक बना लिया था, मुझे बचाते हुए ही उसे गोलियां लग गई थी। यह मेरी टांग इस वक्त से ऐसी है। उनके चेहरे पर ज्यादा दुखी भाव नहीं आए। इसे ही सब समझ रहे थे कि वह कितने कठोर दिल के इंसान होंगे। अथर्व ने लैंडलाइन फोन उठाया और नंबर डायल करके कहीं फोन मिला दिया। कुछ देर बाद अथर्व ने फोन रख दिया और दोबारा से वैसे ही किया। एक बार फिर उसने फोन मिलाकर कान पर लगाया, लेकिन इस बार उसका चेहरा सख्त हो गया था। सब लोग असमंजस उसे देखने लगे। अथर्व ने दोबारा फोन मिलाया। आराध्या ने देखा कि वह हवेली का नंबर था जिस पर अथर्व बार बार फोन कर रहा था। तभी अथर्व के चेहरे के भाव बदल गए और वह खुशी से चिल्लाते हुए बोला, आई लव यू दादी अम्मा। हवेली में जब लैंडलाइन फोन बज तो उसे समय सब नाश्ता कर रहे थे, इसलिए फोन रोहिणी ने उठाया था। 2-3 बार जब सामने से बिना बोले फोन कट गया तो वह समझ गई कि शायद अथर्व दूसरी तरफ है, तो उसने मीनल जी को जाकर बता दिया। तो मीनल जी खुश होकर जल्दी से फोन उठाने ने पहुंची। उनके हेलो की आवाज के साथ अथर्व ने चिल्लाते हुए आई लव यू बोला तो वह भी आई लव यू टू बोली। दूसरी तरफ अथर्व ने फोन रिसीवर नीचे रखा और स्पीकर पर डालते हुए कहा, हाथ में दर्द हो गया, कब से फोन पकड़ रखा था मैंने। फिर उसने कहा, दादी उसे औरत से कह दो, अगर फोन के दूसरी तरफ से आवाज ना आए तो समझ जाए कि मैं हूं और चुपचाप आपको बुला दे। तो मीनल जी बोली, अर्थ बेटा सब नाश्ता कर रहे थे इसलिए रोहिणी ने फोन उठाया था। अच्छा तू घर आ गया क्या? तो अथर्व बोला, हाँ दादी कल ही आया हूँ, जल्दी आपसे मिलने आऊंगा।